क्या आप यकीन करोगे, पेरिस जहाँ लोग सपने सजाने आते हैं उन्हें यह अंदाजा भी नहीं होता कि जिस जमीन पर वो चल रहे हैं उसके ठीक नीचे 60 लाख लोगों की हड्डियां दफन है। ये हड्डियां जमीन से करीब 20 मीटर अंदर यानी 3 मंजिला घर जितनी गहराई में है। अब सवाल ये उठता है कि ये हड्डियां आखिर है किसकी और इन्हें इतनी गहराई में दफनाया किसने है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये हड्डियां जमीन के नीचे ऐसे ही नहीं पड़ी, इन्हें दीवारों की तरह सजाकर एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। कहने को तो आज ये एक टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन इसकी सबसे डरावनी बात इससे जुड़े रहस्य है कि जब एक आदमी हॉस्पिटल के किसी अनजान डोर से इसके अंदर पहुंचा तो वो डायरेक्ट 11 साल बाद मिला, वो भी मरा हुआ। और यही नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इसके अंदर पूरा सिनेमा हॉल, पॉपकॉर्न बार सब था। और जब पुलिस ने यहाँ ढूंढने की कोशिश की तो पुलिस को एक नोट मिला जिस पर लिखा था, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना। लेकिन जब ढूंढा गया तो इसके अलावा एक बार एक आदमी इसके अंदर का सच पता करने के लिए कैमरा लेकर जमीन के अंदर घुसा तो उसका कैमरा तो वापस मिला लेकिन वो नहीं, और उसके कैमरे में जो चीजें रिकॉर्ड हुई उसकी कल्पना न वो कर सकता था और न आप लोग। आज मैं इन सब रहस्यों से पर्दा हटाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि ये जगह बनी कैसे और ये लोग और उनकी हड्डियां वहाँ पहुंची कैसे। आज से लगभग 300 साल पहले उस टाइम भी पेरिस यूरोप के सबसे बड़े शहरों में से एक था। बड़े होने के साथ साथ एक कड़वी सच्चाई है कि जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतनी ही ज्यादा मौतें भी होंगी, और इसी वजह से वहाँ बॉडीज को दफनाने का कम्युनिटी ग्रेव्स नाम का एक अलग सिस्टम चलता था, जिसमें होता यह था कि पहले जमीन के अंदर एक बड़ी सी खाई खोदकर उसमें लोगों की बॉडीज को तब तक दफनाया जाता था जब तक वो भर ना जाए, और जब वो खाई भर जाती थी तब उसे बंद कर दिया जाता था। लेकिन यही आता है असली ट्विस्ट, क्योंकि 5 से 10 साल बाद फिर इन खाइयों को खोला जाता था और जो बॉडीज गल गई होती थी उनके हड्डियों को साइड में रखकर वहाँ पर दूसरी बॉडीज को दफना देते, और ये सिलसिला 10 या 50 साल नहीं सदियों तक चलता रहा। और इसका एक जीता जागता उदाहरण था पेरिस का सेंट इनोसेंट कैमेट्री नाम का एक पुराना कब्रिस्तान। यहाँ यही काम 600 साल तक लगातार चलता रहा, जिस वजह से यहाँ पर 60 लाख से ज्यादा लाशें दफन हो गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि ये कब्रिस्तान पेरिस के बिल्कुल बीचों बीच में था, जहाँ एक तरफ पेरिस का सबसे बड़ा और बिजी मार्केट था और दूसरी तरफ कब्रिस्तान। इनके बीच में बस एक दीवार का फासला था, और आगे चलकर यही दीवार इस जगह की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। और लगभग 600 सालों से जमा हो रही लाशों का वजन इतना ज्यादा हो गया था कि उनके ताबूत कहीं कहीं पर जमीन से बाहर दिखने लगे, जिस वजह से वहाँ से बदबू इतनी भयानक आती थी कि दीवार के उस पार के लोग कंप्लेंट करने लगे कि किसी तरह की गंदी स्मेल यहाँ की हवा में फैल गई है, जिस वजह से परफ्यूम की दुकानों को भी बंद करना पड़ गया। धीरे धीरे बदबू इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि दुकान में रखी शराब और घर में रखा दूध अपने आप खराब होने लगा। इतना सब होने के बाद भी सबने इसे इग्नोर कर दिया और किसी ने भी सीरियस एक्शन नहीं लिया। फिर साल 1780 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल था। पेरिस में काफी दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिस वजह से जमीन ने पानी सोख लिया और उसके अंदर का प्रेशर बढ़ गया, और वो दीवार जो पेरिस के बाजार और कब्रिस्तान को अलग करती है वो अचानक से जमीन में धंस गई, जिस वजह से लोगों के बीमार होने का सिलसिला चालू हो गया। किसी को उल्टी होती तो किसी को सांस लेने में दिक्कत, और कुछ लोग तो टेम्परेरी डेलीरियस हो गए। ये बिल्कुल ऐसे था कि जैसे कोई रात को 3 बजे तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा गला दबा रहा हो, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि कब्रिस्तान की 600 साल पुरानी बॉडीज की बदबू तुम्हारे घर में घुस गई है। उस टाइम किंग लुइस फ्रांस के 16वें राजा बने थे। उनको समझ आ गया था कि अब इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया जा सकता। उन्होंने तुरंत ऑर्डर दिया कि पेरिस के अंदर लोगों को दफनाना बंद करो। अब कब्रिस्तान को तो बंद कर दिया, लेकिन अब सवाल ये था कि उन 60 लाख हड्डियों को कहाँ रखोगे, और जो अब लोग मरेंगे उन्हें कहाँ दफनाओगे। फिर इसका जवाब भी जमीन के अंदर से ही मिला। पेरिस की जमीन के नीचे खास तरह का पत्थर है, लाइमस्टोन। ये इतना स्पेशल है कि पेरिस के ऑलमोस्ट सारी पुरानी बिल्डिंग्स और घर सब इसी से बने हैं। रोमन जमाने से लेकर 70s तक इस पत्थर को खुदाई करके जमीन के अंदर से निकालते रहे हैं, और जब ये एक जगह से खत्म हो जाता है तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू हो जाती है, जिस वजह से पेरिस का हाल दीमक लगी हुई लकड़ी की तरह हो गया था, जो बाहर से दिखने में तो मजबूत लगती है लेकिन अंदर से खोखली होती जाती है। पेरिस का हाल भी यही था। ऊपर तो पूरा एक शहर था और नीचे खुदाई करके 200 से 300 किलोमीटर की गुफाएं बन गई थी। फिर अचानक जिसका डर था वही हुआ। 1774 में एक सड़क और बिल्डिंग जमीन में धंस गए, और अब की बार इंजीनियर ने साफ वार्न किया कि अगर इन गुफाओं को भरा नहीं तो पूरा पेरिस धीरे धीरे खुद में ही समा जाएगा। इन सबको सॉल्व करने के लिए 1777 में किंग लुइस ने इंस्पेक्शन जनरल डिपार्टमेंट बनाया। इन लोगों का काम था टनल्स को ढूंढना, मैप बनाना और उन्हें मजबूत करना ताकि ऊपर का शहर सेफ रहे। अब सिचुएशन ये थी कि 20 लाख हड्डियां भी कहीं रखनी है, रोज जो मुर्दे आ रहे हैं उन्हें भी दफनाना है, और नीचे के 200 से 300 किलोमीटर के लंबे लंबे टनल्स को भी मजबूत करना है। तो फिर इस डिपार्टमेंट की टीम ने मिलकर एक प्लान बनाया कि क्यों ना इन हड्डियों को इन खाली टनल्स में भर दिया जाए, जिससे टनल भी स्टेबल हो जाएगी और हड्डियों को भी जगह मिल जाएगी। अब ये मिशन शुरू तो हुआ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि लोग अपने मृतकों के शरीर को ऐसे उठते हुए नहीं देख सकते, और साथ में ही पास में एक चर्च था जो इसका पूर्ण
पूर्ण रूप से विरोध करता, इसलिए इस काम को रात में शुरू किया गया। जब पूरा पेरिस सोया होता था तब रात के 2-3 बजे काले कपड़े ढककर हाथों में जलती मशाले लेकर इन हड्डियों को कब्रिस्तान से निकालकर सामान ढोने वाली गाड़ी में भरकर शहर के उस पॉइंट पर लाया जाता जहाँ पर कुएं की तरह एक गहरा गड्ढा था। क्योंकि ये गड्ढा सीधा लाइमस्टोन वाली टनल्स तक जाता था, इसलिए इन हड्डियों को कब्रिस्तान से लाकर इन गड्ढों के अंदर डाला जाता और नीचे वर्कर खड़े होते थे जो इन हड्डियों को टनल्स के अंदर इधर उधर फैला देते। और इस काम में 2-4 दिन या महीने नहीं पूरे 2 साल लग गए, जिसके बाद पेरिस के ऑलमोस्ट सब कब्रिस्तान खाली तो हो गए। लेकिन अब नई प्रॉब्लम ये थी कि जो 60 लाख हड्डियां कब्रिस्तान से टनल्स के अंदर आ गई हैं, उन्हें रखोगे कैसे? क्योंकि इधर उधर हड्डियां फेंकने से जगह ज्यादा भरने लगी और ज्यादा वेट होने की वजह से टनल का स्ट्रक्चर अब खतरे में आ गया था। फिर एंट्री होती है इंस्पेक्टर हैरी कार थ्यूरी की। उन्होंने एक ऐसा आइडिया दिया जिसे सुनकर लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई ये जीनियस है या पागल। उन्होंने बोला हड्डियों को बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज करो। लंबी हड्डियां जैसे पैर की हड्डियों को उन्होंने ईंट की तरह एक के ऊपर एक रखकर दीवार बनाने को कहा और खोपड़ी की हड्डियों को उन्होंने दीवारों के सामने लगा दिया ताकि सब कुछ नीट और सिमेट्रिकल लगे। और अब जो हड्डियों के छोटे बड़े टुकड़े बचे उन टुकड़ों को वॉल के पीछे गैप्स में भर दिया और अब ये जगह एक हड्डियों के ढेर से डिजाइन गैलरी में बदल गई, जिसकी वॉल्स पत्थरों से नहीं लोगों की हड्डियों से बनी थी, जिनके अंदर पहले हमारी तरह ही जान थी। वो भी किसी का माँ, किसी का बेटा या किसी का परिवार था और अब वो इस दीवार का हिस्सा है। और सबसे डरावनी बात, इस दीवार के एंट्रेंस पर लिखा है रुक जाओ, यहाँ से मौत की सल्तनत शुरू होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी जब साल 1809 में इस जगह को पब्लिकली ओपन किया गया तो दूर दूर से लोग आते थे मौत को करीब से देखने। और फिर होती है शुरुआत उन दास्तानों की जिनकी बात मैंने शुरुआत में की थी। तो शुरुआत करते हैं उस आदमी से जब साल 1793 में फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने पीक पर था। तब लोग आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे, चारों तरफ बस खून खराबा था। उस टाइम एक आदमी जमीन के अंदर इन सबसे बिल्कुल अनजान था। उसका नाम था फिलिबेर अस्पेयर, जो कि पेरिस के वाल दे ग्रेस नाम के हॉस्पिटल का एक नॉर्मल डोरमैन था। उस दिन वो हॉस्पिटल के सेलर में एक खास तरह की शराब लेने गया था। आमतौर पर सेलर जमीन के अंदर बना हुआ सीक्रेट रूम की तरह होता है, लेकिन हॉस्पिटल के सेलर में एक खास तरह का दरवाजा था जो सीधा इन टनल्स की ओर जाता। वो गार्ड गलती से इस दरवाजे के अंदर चले गया। उसके हाथ में बस एक मोमबत्ती थी, उसे लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। लेकिन इतनी बड़ी टनल में वो जितना आगे बढ़ा उतना ही और कंफ्यूज होने लगा और फिर अचानक उसकी मोमबत्ती भी बुझ गई। अब सोचो 20 मीटर की जमीन के अंदर ना रोशनी ना कोई आपकी आवाज सुनने वाला, चारों तरफ बस इंसानों की हड्डियां। वो गार्ड उसके अंदर भटकता रहा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता चला कि वो उसके अंदर कितने दिन, महीने या सालों तक भटकता रहा। और 11 साल बाद जब एक एक्सप्लोरिंग ग्रुप उस टनल में गया तो उन्हें बस फिलिबेर की बॉडी मिली। अब सवाल ये था कि उन्होंने इतनी सारी हड्डियों के बीच उसे पहचाना कैसे, क्योंकि वो वाल दे ग्रेस हॉस्पिटल का डोरमैन था। उसकी पैंट में लटकी हुई उन हॉस्पिटल की चाबियों से उसकी पहचान हुई। इसके बाद जहाँ उसकी बॉडी मिली थी वहीं उसकी कब्र बना दी गई। और रेगुलर एक्सप्लोर करने वाले लोग ये भी बताते हैं कि हर साल 3 नवंबर को फिलिबेर की रूह भटकती है, जैसे वो अभी भी बाहर का रास्ता ढूंढ रही हो। फिलिबेर की दास्तां तो खत्म हुई, लेकिन यहाँ से कैटाकॉम्ब्स के राज और गहरे होने वाले थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर नाजी जर्मनी ने पेरिस पर कब्जा कर लिया था। तब उन्हें पेरिस के हिडन वर्ल्ड का अंदाजा भी नहीं था। वहाँ पर फ्रेंच के कुछ अंडरग्राउंड ग्रुप जो नाजी के खिलाफ पेरिस की साइड से सीक्रेटली लड़ रहे थे, उन्होंने कैटाकॉम्ब्स का यूज सीक्रेट मीटिंग, अटैक प्लानिंग और मैसेज एक्सचेंज करने के लिए किया। वहीं दूसरी ओर नाजी के लोग पेरिस के एक स्कूल के नीचे अपना सीक्रेट बंकर बनाकर अपनी प्लानिंग कर रहे थे। ये बिल्कुल ऐसे था जैसे जिंदा लोग 60 लाख मुर्दों के सामने अपनी जिंदगी की प्लानिंग कर रहे थे। वहीं 2004 के टाइम पर पेरिस पुलिस इन टनल्स के अंदर जो एरिया पब्लिक के लिए बंद है उस एरिया में ट्रेनिंग करते थे। एक दिन वहाँ उनकी नजर एक सीक्रेट डोर पर पड़ी और उन्होंने जब उस डोर को ओपन किया तो मंजर हॉलीवुड मूवी वाला था। उस डोर के अंदर हड्डियों के बीच एक सिनेमा हॉल, वो भी फुल्ली स्टॉक्ड बार के साथ, और साथ में परफेक्ट सीटिंग एरिया था। हैरानी की बात तो ये थी कि ये कोई टेम्पररी सेटअप नहीं था। वहाँ इलेक्ट्रिसिटी से लेकर टेलीफोन लाइंस तक सब परफेक्टली सेट था, यानी जमीन के नीचे कोई काफी टाइम से रह रहा था। पुलिस थोड़ा और आगे बढ़ी तो उन्हें एंट्रेंस के पास एक हिडन कैमरा मिला। तब उन्हें समझ आया कि कोई उनकी मूवमेंट पर नजर रख रहा है। जिसके बाद थोड़ा और सर्च करने पर उन्हें एक नोट मिला जिस पर लिखा था डू नॉट ट्राई टू फाइंड अस। फिर इन्वेस्टिगेशन को और तेज कर दिया गया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। बाद में लेस यूएक्स नाम के एक ग्रुप ने क्लेम किया कि ये सिनेमा उन्होंने बनाया था। लेस यूएक्स एक सीक्रेट अंडरग्राउंड ग्रुप है जो पेरिस के हिडन जगहों का एक्सप्लोर करता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि वो सिनेमा आज भी वहाँ मौजूद है। और सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग था वो कैमरा, जिसका मालिक कभी मिला ही नहीं। इस कैमरे की रिकॉर्डिंग से आपको आइडिया लग जाएगा कि फिलिबेर के साथ एग्जैक्टली टनल के अंदर हुआ क्या था। फिलिबेर की मौत के 200 साल बाद 1990 में एक आदमी कैटाकॉम्ब्स की इन टनल्स के अंदर कैमरा लेकर अकेले चला गया, क्योंकि वो अपना एडवेंचर रिकॉर्ड करना चाहता था। स्टार्टिंग में तो सब नॉर्मल था, वो हंसी मजाक कर रहा था, टनल्स दिखा रहा था जैसे एक टूरिस्ट व्लॉग बना रहा हो। फिर अचानक वो एक ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ से आगे बढ़ने के 4 रास्ते थे। ना वहाँ कोई मैप था ना कोई साइन। तब वो आदमी कैमरा नीचे रखकर आगे देखने चला जाता है कि कौन सा रास्ता सही है। वो जैसे ही 1 कदम 2 कदम आगे बढ़ता है वो धीरे धीरे कैमरे से दूर होता जाता है और उसके बाद कहाँ पहुँचता है किसी को नहीं पता चला। हालांकि वो कैमरा बाद में उसी जगह मिला, लेकिन तब तक रिकॉर्डिंग बंद हो चुकी थी। आज भी ये टनल का 2-3 किलोमीटर का पार्ट पब्लिक के लिए ओपन है, लेकिन सबसे डरावनी बात है कि आज भी इसकी 150 से ज्यादा इलीगल
एंट्री पॉइंट है, कहीं मेट्रो से तो कहीं हॉस्पिटल से डायरेक्ट इन टनल्स में, जिस वजह से ये आज भी पॉसिबल है कि जब लोग ऊपर चाय के मजे ले रहे होंगे तब जमीन के अंदर इस अंधेरे में कोई ना कोई जरूर होगा। तो अगर आपको मौका मिले इसके अंदर जाने का तो क्या आप जाना चाहोगे? और आप अपनी हेल्प के लिए ऐसा कौन सा डिवाइस ले जाओगे जिससे आप सही सलामत वापस आ सको? और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रियल मिस्ट्री के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं भी आपकी फीड से गायब हो जाऊंगा। क्या पता फिर मिलूं या ना।